सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कल बक्सर में जो रेल हादसा हुआ उसमें जितने मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, ये कामना करता हूँ। और जितने घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो, ऐसी भी कामना करता हूँ। साथ ही में रेल प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हो, जिसकी लापरवाही की वजह से या जिस भी कारण की वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा कभी ना घटे। मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह करूं और मुझे उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि यकीनन वो खुद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, पर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा कभी ना घटे। साथियों, आज तक एक खास उद्देश्य है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बिहार के तमाम कार्यों ने एक सेकंड सीट ले लिया, तमाम राजनीतिक विवादों ने, तमाम राजनीतिक चर्चाओं ने, विकास की बात तो बिहार में होती नहीं तो विकास की बात करने का मतलब नहीं है, बट तमाम बातों ने एक बैक सीट ले लिया है और सिर्फ बिहार में हुई जातीय जनगणना और उसके आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये ना सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी ये मुद्दा हावी हो चुका है। जहाँ जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता लॉलीपॉप की तरह घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम भी अपने राज्य में कराएंगे, हम भी अपने राज्य में कराएंगे। भैया, जिस राज्य में ये हुआ उस राज्य में क्या हम लोगों ने पाया, पहले ये तो हम लोग जान लें। भाई, अगर एक जनगणना हुई, उसके आंकड़े कैसे हुई नहीं हुई किसी को नहीं पता, वो मेरिट्स डीमेरिट्स सब पे हम लोग आएंगे, पर उस जनगणना का लाभ किसको मिला यहाँ पर, और उस जनगणना का क्या लाभ ऐसा है जिसको लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता इतने उत्साहित हैं कि हर राज्य में जहां पे चुनाव हो रहा है भागे भागे जा रहे हैं घोषणा करने के लिए। आज की तारीख में 21वीं सदी जहां हम लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, हम लोग सूर्य तक पहुंचने की हम लोग बात करते हैं। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा, मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता, पर उसके बावजूद मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जातीय जनगणना का हम लोगों ने समर्थन किया था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण कि ऐसे वंचित वर्गों के समूह को चिन्हित किया जाए जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी तक हाशिए पर हैं, उनको चिन्हित करके उनकी संख्या, ऐसे वंचित वर्ग के समूह की संख्या सामने आनी चाहिए जिनको अभी तक ना राजनीतिक, ना सामाजिक, ना आर्थिक किसी भी धारा से वो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको चिन्हित करना जरूरी है। आखिरी बार 1931 में जनगणना हुई। उस जनगणना के बाद जब इस जनगणना की बात हुई तो लोगों के मन में भी एक उत्साह था कि संभवतः कई ऐसे नए आंकड़े सामने आएंगे जिसकी उम्मीद बिहार के लोग लगा के रखे हुए। और उसके बाद जब आंकड़े सामने आए तो क्या आंकड़े थे, मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो 1931 में जो जनगणना हुई उसी की एवरेजिंग सामने आ गई, उसी की एवरेजिंग करके उसको सामने रख दिया गया। अगर ये बंद कमरे में तैयार किए हुए आंकड़े होंगे तो उस पर भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। भैया, कहाँ खर्च हुआ 500 करोड़ रुपया? कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए गए?
बल्कि मैं आप सब मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि एक सर्वे जनरली आप लोगों को करना चाहिए। जाइए, रैंडमली पूछिए गांव देहात में जाकर कि आपके पास कितने लोग आए, कैसे जानकारी ली गई। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव में था, शहर बन्नी में था। वहां पर कई मैंने ग्रामीणों से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन कौन आए, अपने परिवार वालों से पूछा। ना के बराबर लोगों ने कहा कि किसी ने हमसे आकर हमारी जाति के बारे में पूछा। तो भाई ये जनगणना हुई कैसे, भगवान जाने। और उसके जब आंकड़े सामने आए, स्वाभाविक से आंकड़े, समीकरण की उन जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखा दिया गया जिसके लाभ से या जिनके समर्थन से पिछले 33 साल से ये सरकार आती जाती रह रही है। उन लोगों की जातियों को बढ़ाकर, और कई ऐसी जातियां, अनुसूचित जाति में छोटी जातियां हों, पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियां हों, अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हों, फॉर दैट मैटर इवन अपर कास्ट की जातियों को कमतर करके इसमें दिखाने का इसमें प्रयास किया गया। और जिनसे इनको राजनीतिक लाभ लेना है, जिन समीकरण से राजनीतिक लाभ लेना है, उन चुनिंदा जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने दिखाने का काम किया। बहरहाल ये सवाल मैं कई बार पहले भी उठा चुका हूं। मुद्दा ये नहीं है आज की तारीख। मुद्दा ये है कि हाइपोथेटिकली अगर हम मान भी लेते हैं कि भैया जो आंकड़े आपने सार्वजनिक किए वो आंकड़े सही है, भाई सरकार तो मानती है सही है, हम लोग माने नहीं माने, बिहारी माने नहीं माने, पर अगर सरकार मानती है वो आंकड़े सही है तो उस आंकड़ों को अपनी सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू करें। देश भर में जितने विपक्षी दलों के नेता घूम घूम कर जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था, सब उसी को दोहरा रहे हैं, उसी को सब लोग बोल रहे हैं। तो भैया जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कीजिए बिहार सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी, और उसका लाभ दिखेगा तब हम मानेंगे कि भैया जितने विपक्षी दल के नेता चुनावी झुंझुना जा जाकर बजा रहे हैं हर एक जगह कि भाई यहां पे भी हम कराएंगे, यहां पे भी हम कराएंगे, तब हम मानेंगे कि भैया बिहार को इस जनगणना का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और आज पहली बार हम उनका इस्तीफा राजनीतिक आधार पर नहीं मांग रहे हैं। हम हर बार अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हम उनका इस्तीफा मांग चुके हैं, पर आज उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर भाई ये जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आईना है। देखें इस दर्पण में कि उन्होंने 18 साल में उन्होंने क्या किया, और देखें ये गठबंधन कि 33 साल में उन जातियों के साथ या उन वर्ग के साथ, उस जमात के साथ कितना अन्याय हुआ है। और किन लोगों ने अन्याय किया इन 33 सालों में? इन्हीं लोगों ने। एक बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग की, एक बड़ी आबादी, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं ना, 36%, 36.01% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी। क्या रिप्रेजेंटेशन है? और इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, 2-2.5% वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और एक बड़ी आबादी को आप इसमें अछूता छोड़ दीजिएगा। ये कहां का सामाजिक न्याय है जिसकी दुहाई देते मुख्यमंत्री नहीं थकते? जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो आप जातिवादी हो जाएंगे, और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होगी तो आप समाजवादी हो जाएंगे। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी मुख्यमंत्री जी? सबसे पहले अगर सही मायनों में, और ये आप ही की जनगणना है, किसी और की नहीं है, अगर आप सही मायनों में इस जनगणना का लाभ बिहार के लोगों को देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन करें और अति पिछड़ा वर्ग से किसी को आगे करें, और नहीं तो कम से कम तत्काल प्रभाव से उप मुख्यमंत्री तो इन तमाम जातियों से आने चाहिए, इन तमाम जमातों से आने चाहिए। भाई मुसलमान कितना इसमें बताया? मुसलमान लगभग 17.7%, लगभग 18%। तो क्यों एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं है? क्यों नहीं है बताएं? इसी समीकरण की तो ये लोग राजनीति करते हैं ना। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में सरकार बनाने से मना कर दिया।
चाबी थी उनके हाथ में, आप जान ही रहे हो बातें, चाबी थी उनके हाथ में, उन्होंने मना कर दिया और प्रस्ताव रखा, और इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा जो बड़े सामाजिक न्याय के फ्लैग बेयरर बन के आगे घूमते हैं। इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, भले वो आरजेडी होती या जेडी होती। हमारे नेता ने खुल के बोला कि बनाइए किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री, और लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन करेगी। मुसलमान 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 नारा ये लोग रखते रहते हैं। क्या किया ये लोग मुसलमानों के लिए? एक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे आप मुसलमान का? क्यों नहीं बनाएंगे बताइए? इस समीकरण का आपको वोट चाहिए। इनके नाम पे दुहाई देते आप नहीं थकते, इनके नाम पे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आप नहीं थकते, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात भी आप कर देते, और उसके बाद जब इनको अधिकार देने की बात आएगी तो आप अधिकार नहीं देंगे। बनाइए भैया एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान वर्ग से, बनाइए 2 उप मुख्यमंत्री। गाली देते हैं ये लोग एनडीए को, भाजपा को। 2 उप मुख्यमंत्री किस समाज से? अति पिछड़ा वर्ग से ही बनाया गया था ना। रेणु जी रही थी वहां पे कि नहीं? तारकिशोर जी रहे थे कि नहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर? दोनों अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोग, और ये लोग अति पिछड़ा समाज के लोग बात करते हैं। भाई अगर जातियों की अगर आपको इतनी बात करनी है, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री को जातिवादी सोच के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, भाई को भाई में बांटते हैं। कल क्या खूबसूरत मिसाल पेश की बक्सर के लोगों ने, ना जाति देखी किसी की, ना धर्म देखी, भागे भागे सब गए बचाने के लिए जिससे जितना वो। पर अगर आप जाति की बात करते हैं तो फिर दीजिए सही मायनों में उनको सम्मान, और बनाइए अति पिछड़ा वर्ग से, बनाइए अनुसूचित जाति से। भाई अनुसूचित जाति जनजाति पूरी, अगर आप इसकी जमात को अगर आप देखिएगा, अनुसूचित जाति 19.6 और 1.6 अनुसूचित जनजाति, लगभग 22% के आसपास। क्यों नहीं बनेगा भैया इस वर्ग से? क्यों नहीं? अगर देश में अगर एक अनुसूचित जनजाति की महिला महामहिम राष्ट्रपति हो सकती है, तो क्यों नहीं बिहार में एक उप मुख्यमंत्री हो सकता? ये तमाम बातें आपके माध्यम से जनता के बीच रखने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप के बड़े बड़े दावे करते हैं कि देखिए हमने क्या नहीं किया अलग अलग समाज के लिए, ये आईना है ये आंकड़े उनके लिए कि बड़ी बड़ी बातें इन्होंने खूब की, पर बदले में क्या दिया? पिछले 3 दशक से मैरी गो राउंड की तरह सिर्फ 2 जातियों के बीच में कुर्सी का आदान प्रदान चल रहा है, और बाकी एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति को मिला दिया जाए लगभग 20%, अगर इसको जोड़ दिया जाए अति पिछड़ा 36%, 47, 56, और उसके बाद 20% आप जोड़ दीजिए इसको मुसलमानों को, 56 हो गया 66, 76, 76% लोग एकदम सत्ता से गायब है। और इन लोगों की हिस्सेदारी की बात ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की दुहाई देते देते जनगणना करवा रहे हैं, और इसी के आधार पर देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। भाई पहले बिहार आए ये लोग अपनी बैठक के लिए, अपने लाभ के लिए, तमाम ये विपक्षी दलों के गठबंधन के तमाम घटक दल वैसे तो बिहार आ जाएंगे, अब आए ना बिहार, आए बिहार और बोले कि भैया जो चीजें जो जातीय जनगणना आपने की है उसके आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए हैं, अब इसको मंत्रिमंडल में भी अब इसको लागू किया है। तब हम लोग मानेंगे कि हाँ भैया इसका लाभ है, अब करवाइए आप लोग राजस्थान में करवाइए, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पे भी आपको करवाना है, छत्तीसगढ़ में, सारे राज्यों में करवाइए। पर हकीकत है ये हाथी के दिखाने वाले दांत की कहावत है, दिखाने वाले दांत कुछ और खाने वाले दांत कुछ और। ये वही लोग हैं जो भी महिला आरक्षण विधेयक आया भारत की संसद में, हर रोज चिल्ला चिल्ला कर, बल्कि इसी के आधार पर इससे पूर्व में जितनी बार ये विधेयक आया इन लोगों ने उसको पारित तक नहीं होने दिया। ये तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि ये कानून बना, पर उसमें भी बार बार हर मोर्चे पे जाके कि भाई पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का इसमें आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए प्रभु, पर पहले इसमें तो बताइए कि आपने कितना दे दिया अपने मंत्रिमंडल में, पिछड़े वर्ग से कितनी महिलाएं हैं आपके यहाँ, और क्यों नहीं एक पिछड़े वर्ग की महिला को आप उप मुख्यमंत्री बना देते? रेणु कुशवाहा जी यहाँ पर बैठी हैं, क्यों नहीं बनाते बताइए? ये दर्शाता है इनका कि इनकी सोच क्या है। महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करेंगे, भाई इसके लिए आपको प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति की जरूरत थोड़ी है।
मंत्रिमंडल में फेरबदल तो मुख्यमंत्री जी चाहें तो तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं, 1 घंटे के भीतर कर देंगे। तो लागू करके दिखाइए। देश के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, भाई वो तो कैडर सिस्टम से आ रहा है, होते होते जब वो होगा होगा। पर बोले, राहुल जी बोलते हैं ना, तो आके बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि भाई आप अपने मंत्रिमंडल में इसको सबसे पहले लागू कीजिए और पुनः गठन कीजिए अपने मंत्रिमंडल का, कैबिनेट को पूरा रिशफल कीजिए और इसके आधार पर जो जनगणना आपने जारी की है उसके आधार पर एक नया मंत्रिमंडल बनाइए और उसको बनाने के बाद खुद स्टेप डाउन हुई और किसी अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए, मुसलमान को बनाइए, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले को बनाइए। तब हम मानेंगे कि भैया जो आपने आंकड़े दिखाए हैं वो सही। और इन आंकड़ों की आड़ में पिछले जो हमने कहा कि जितने ज्वलंत विषय वो छूटते जा रहे हैं। बिहार में सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है और बिहार में जो महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या। मणिपुर में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री की पार्टी के भागे भागे गए थे मणिपुर। क्यों नहीं भागे भागे गए वहां पे, जहां पे कौन सी जगह थी जहां हम लोग गए थे, खुसरूपुर में 23 सितंबर की घटना है ना, खुसरूपुर उस दिन हम लोग गए थे। किस तरीके से महिला को नग्न कर उसके ऊपर यूरिनेट कर उसको मार कर पीट कर किस तरीके से उसके साथ अत्याचार किया गया। क्या यह शर्मनाक घटना नहीं है? क्या इसमें ललन सिंह जी की आत्मा नहीं कांपती? देश की संसद में तो खड़े होकर एकदम मणिपुर को लेकर ऐसे एकदम चिल्ला चिल्लाकर अपनी बातों को रख रहे थे। क्यों नहीं जाते खुसरूपुर? मणिपुर भाग कर गए। बिहार में नहीं आता है क्या? और बिहार में क्या पटना जिला का है ये? कितना किलोमीटर यहां से? मात्र 30-32 किलोमीटर यहां से। वहां जाना है लोग जरूरी नहीं समझते। और ये क्रोनोलॉजी समझिए, महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर जितने लोग संसद में महिला के आरक्षण को लेकर अपनी वेदना, अपनी संवेदना, अपनी दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उन लोगों के पास फुर्सत नहीं है बिहार में हो रही महिलाओं के अपराध पर जाने के लिए। महिलाओं को काट कर उनके नग्न शरीर को खेत में फेंक दिया जाता है। कितने लोग गए भैया? बछवाड़ा में घटना घटी, दरभंगा में घटना घटी, ये अरवल की घटना जहां मां बेटी को बच्ची यहीं पीएमसीएच में 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। हम सब गए थे वहां पर। मां को जिंदा वहां पे जला दिया गया अपनी बच्ची के साथ। एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर यहां पे अपराध हो रहे हैं और पूरा देश खामोश है इसके ऊपर, पूरा विपक्ष खामोश है इसके ऊपर। ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के जितने दल के नेता हैं, एक की आत्मा नहीं जागती इसको लेकर और सब एकजुट होकर बात करेंगे भैया नारी सशक्तिकरण की, महिलाओं के अधिकार की। और यहां पे महिलाओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनके शरीर को टुकड़ों में काटा जा रहा है। और एक शब्द ये लोग बोलना जरूरी नहीं समझते। हद हो गई है इस सरकार में, हद हो गई है। सिर्फ इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ताकि ये तमाम विषय धूमिल हो जाए। सिर्फ जाति पे बात हो, जाति पे बात हो। मुख्यमंत्री को सूट करता है भैया जाति पे बात, जाति समीकरण की, सोशल इंजीनियरिंग, ये तमगा लेकर घूमते अपने सीने पर जाति की राजनीति करने का। तो ये है इस सरकार की असली तस्वीर। अगर सही मायनों में, और मैं आप सबके माध्यम से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग दूसरे राज्यों में जाकर घोषणा करने से पहले बिहार में इसको लागू करें, बिहार के मंत्रिमंडल में इसको लागू करें। और जितनी चिंता इन लोगों की मणिपुर को लेकर जागती है, उसकी 1% चिंता भी मेरी बिहार की बहन बेटी माताओं के लिए कर लेंगे तो उनके लिए शायद बिहार एक सुरक्षित स्थान बन जाए। उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री कम से कम इस बात को गंभीरता से लेंगे। इसके बाद आप लोगों के कोई सवाल? भाई जब जब चुनाव समीप दिखेंगे, लॉलीपॉप एक और पकड़ाया जाएगा इन लोगों को, और बार बार ये पकड़ाया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है भैया, हम लोग आज का ये मामला है। कितना साल हो गया इसको? 15 साल से ये मामला चल रहा है।
तब से लेकर अभी तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन पे आश्वासन पे आश्वासन। एक वो डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, ये वही चल रहा है इन लोगों के साथ। हाँ, अब कर देंगे, अब होने वाला है, अब कर देंगे, चुनाव के ठीक पहले कर देंगे, चुनाव के तुरंत बाद पहले कलम के हस्ताक्षर से कर देंगे। ये तमाम बातें की जाएंगी, इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ? सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज में नहीं आपने इस्तेमाल किया? मतलब बच्चे के जन्म से लेकर, उसके पहले से लेकर, उसके छोटी छोटी दवा से लेकर, छोटी से छोटी कोई बिद होती है उस तक में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और बदले में क्या दिया जा रहा है और क्या कर रही है राज्य सरकार इसको लेकर? तो ये जितने भी हैं, नियोजित शिक्षक हो, छात्र हो, आंगनवाड़ी की महिलाएं हो, जितने, इन सबको सरकार के द्वारा सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। पेपर लीक एक के बाद एक हो रहा है कि नहीं? क्या कर रही है राज्य सरकार? जातीय जनगणना, जाति में प्रदेश को बांटने का काम कर रही है। प्रदेश में कैसे उत्पाद इसको लेकर उत्पन्न हो, उसका राज्य सरकार इस्तेमाल कर, उसका प्रयास कर रही है। और एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे, कोई बात नहीं कर रहा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बच्चों का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है। भाई एक बार हो जाता है गलती से पेपर लीक, 2 बार हो जाता है, यहाँ तो एग्जाम बाद में अनाउंस होता है, उसका पेपर पहले लीक होने लग जाता है। ये तो हाल इन्होंने बिहार का बना के रख दिया। तो ऐसे में जो नियोजित शिक्षकों का मामला आपने उठाया, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप और कुछ नहीं। भाई बिल्कुल उतरना चाहिए, और ये मांग इन्हीं के आधार पर है, हम इन्हीं के आधार पर बोल रहे हैं। ये आवाज इन्हीं लोगों ने उठाई है। यही लोग बोल रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होगी तो उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अब दीजिए हिस्सेदारी भाई। एक बड़ी आबादी है अनुसूचित जाति की, एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और बहुत बड़ी आबादी अति पिछड़ा की। इतने ही देशी बनते हैं तो उनको उनका पहले हक अधिकार दीजिए। भाई पूछिएगा मुख्यमंत्री जी से क्या करेंगे। हम तो बोल ही रहे, हम कहाँ मान रहे हैं कि ये सही है, हम तो बोल रहे हैं। हम तो एक ऐसी परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं जो इन्होंने बना दी है। ये लोग तो मानते हैं ना कि सही है, तो भाई उसके आधार पे करें। हम तो बोल रहे हैं कि पूरी जनगणना गलत है। भाई बिहार में हम भी घूमते हैं, और हमारे से ज़्यादा, टोक दीजिएगा अगर हम बड़ी बात बोल रहे हो, हमारे से ज़्यादा कौन है आज की तारीख में जो बिहार के गाँव जा रहा हो? हर गाँव हम जा रहे हैं। क्या हमको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि किसकी कितनी संख्या है? हमको नहीं पता कि भाई पासवानों की आबादी क्या है और क्यों मुख्यमंत्री जी ने पासवानों की आबादी को कम कर दिया? भाई हम समझ रहे हैं कि क्यों कम किया। चिराग मॉडल बहुत परेशान किया था उनको। उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार चिराग मॉडल का ही ना नाम लेते हैं। तो हमको पता है कि चिराग मॉडल को और किसी तरीके से नहीं झुकाया जा सकता, तो चिराग मॉडल के आंकड़े को ही कम कर दो, और कर दिया गया। और कई आबादियों को तो, कई जातियों को तो आपने लुप्त करने की कगार पर आप लेकर आ गए। हाँ, एक सवाल है कि पंचायती राज जो है निजी एजेंसियों को लगातार जो है टेंडर दिए जा रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं उनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है और ना ही उनको कोई काम दिया जा रहा है। भाई टेंडर देने की भी बात आई ना, उसमें भी इनका सामाजिक न्याय देख लीजिएगा। कितने टेंडर कितने लोगों को जाते हैं और किन किन जातियों को खास तौर पर इन टेंडरों का लाभ होता है। भाई भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया गया इन योजनाओं को। अभी परसों तरसों हम लोग गए थे वहाँ पे, छपरा में था ना, कहाँ पे, जहाँ पे 4 बच्चे डूब के मर गए थे, नवादा में। हाँ, नवादा हम लोग गए थे। नवादा में 4 बच्चे डूब के मर गए। कैसे? क्योंकि वहाँ पे खुदाई का काम वहाँ पे हुआ था। खुदाई कैसे हो रही थी? एक योजना मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत सोचिए 10 फीट का खड्डा खोद दिया गया। कैसे? जेसीबी के माध्यम से। अब ये कौन सी नियमावली में कहा जाता है कि भैया कि आप जेसीबी का मनरेगा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको मानव के माध्यम से, इंसानों के माध्यम से मनरेगा में आपको काम करवाना है, और जेसीबी का 10 फीट का आपने खड्डा उसमें खोद दिया। बगल में जहाँ पे इंसानों ने काम किया मात्र 1.5 फीट का वो गड्ढा, और उसके बाद जब पानी आया तो 1.5 फीट और 10 फीट सब एक हो गया। बच्चा 1.5 फीट सोच कर गया और 10 फीट के खड्डे में गिर गया। अब कौन गुनहगार है इसका? ये तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की देन। मेरे मुख्यमंत्री, जो हम बोलते हैं ना कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं ठीक उसका विपरीत है।
जितना ये बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनका करप्शन से, उतना ही करप्शन को अपनी नाक के नीचे टॉलरेट करते हैं। जमुई में हमारी लोकसभा में एक पुल, अभी सोचिए 2011 में वो पुल बना, अभी तो मेंटेनेंस पीरियड में है वो पुल, और उसका एक पिलर एकदम धराशायी हो गया। क्यों धराशायी हो गया? पहली बात तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता, तभी ना खबरें आती है कि हवा में पुल गिर गया, बांध चूहे उतर जाते हैं, क्योंकि बनते वक्त ही गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता। और उसके बाद आसपास उसके अगल बगल इतना अवैध बालू का खनन हुआ कि पिलर का जो बेसिक सपोर्ट था वो भी खत्म। और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं, बोलते हैं 1 महीने में हम इसको ठीक करेंगे। 1 महीने में ठीक कीजिएगा तो दूसरे महीने फिर वो गिरेगा। ये तो इनका आधार है काम करने का। मुख्यमंत्री ने वादा किया था उन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले लाभुकों को सक्षम नहीं होंगे देने में, उनको माफ कर दिया जाएगा। अभी तो मिट्टी जब्ती का जो है कई बच्चों के पास नोटिस गया है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि यही है ना भाई, इनको बातें बड़ी बड़ी करनी है, उनको माफ ये करेंगे ही नहीं, उनको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि इनकी जितनी योजनाएं हैं ना उससे मौखिक रहती हैं। चुनाव के वक्त इन्होंने अनुसूचित जाति के लिए भी एक योजना बनाई थी ना, कि किसी दलित परिवार में अगर हत्या होगी तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, फलाना दिया जाएगा, दुनिया भर की घोषणा ये करके आए। एक दलित परिवार मुझे दिखा दीजिए, एक अनुसूचित जाति का परिवार मुझे दिखा दीजिए जहां पे इस योजना को धरातल पर उतारा गया। और जब डीएम से बात कीजिए, अधिकारियों से बात कीजिए, तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इसका। ये इनकी योजनाओं का हाल है भाई। 3 डेसिमल जमीन कब से हम लोग सुनते थे, जब ये दलित महादलित किए थे। जाइए ना, जाकर पूछिए महादलित परिवारों से कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल गया। इनकी योजनाएं सिर्फ झुंझुना है लोगों से अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। अरे बहुत पानी निकल गया भाई हाजीपुर की सीट, आप बताइए, बहुत हो गया उसमें। समय आने पर हट जाएंगे। धन्यवाद।